नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आज तारीख है 16 सितंबर सन 2021, दिन गुरुवार, और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेप्सिको इंडिया के प्लांट का किया उद्घाटन, बोले किसानों के लिए बनेगा मील का पत्थर। एटीएस ने यूपी से 3 अन्य आतंकियों को भी दबोचा, कई अन्य पर भी नजर। प्रयागराज में डेंगू के 14 नए संक्रमित मिले, कुल संख्या पहुंची 116। मैनपुरी में छात्रा खुदकुशी केस में डीजीपी की सफाई से हाई कोर्ट असंतुष्ट, प्रयागराज में ही रुकने का दिया आदेश। अमर दुबे की पत्नी की याचिका स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। ये थे आज के मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने मथुरा के कोसी कला में 814 करोड़ की लागत से पेप्सिको इंडिया की ओर से लगाए गए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह देश में पेप्सिको का सबसे बड़ा निवेश है। इस प्लांट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके साथ ही 5,000 से अधिक किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। पेप्सिको ने सालाना 1,50,000 टन आलू खरीदने की संभावना जताई है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारे साथ इस उन्नति की साझेदारी में पेप्सिको इंडिया भी है, जो किसान भाइयों के साथ पहले ही साझेदारी करते हुए उनके उत्पाद का उचित दाम उन्हें देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और जो मुझे बताया गया 1.5 लाख मीट्रिक टन आलू प्रति वर्ष का खपत इस यूनिट के माध्यम से होगा। एक इतने किसानों को अपने उत्पाद को एक मंच मिलेगा, एक स्थान मिला है। दूसरा, कोसी कला मथुरा में पेप्सिको इंडिया में उत्पन्न होने वाला कोई भी उत्पाद देश और दुनिया में जहां भी जाएगा, कोसी कला और ब्रजभूमि की याद को वहां तक पहुंचाने में भी अपना योगदान देगा। आईएसआई मॉड्यूल के 3 और संदिग्धों को यूपी एटीएस ने प्रयागराज, रायबरेली और प्रतापगढ़ से हिरासत में लिया है, जिसमें से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद 3 को छोड़ दिया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी और दिल्ली स्पेशल सेल के इनपुट पर यूपी से कुल 6 लोगों को हिरासत में लेकर दिल्ली स्पेशल सेल के हवाले किया गया था। इनमें से 3 को दिल्ली स्पेशल सेल ने शुरुआती पूछताछ के बाद प्रयागराज के जीशान कमर, रायबरेली के मूलचंद्र और लखनऊ के आमिर जावेद को गिरफ्तार कर लिया था। बाकी तीनों संदिग्धों को दिल्ली स्पेशल सेल ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए ऊंचाहार रायबरेली के जमील उर्फ जमील खत्री, महेशगंज प्रतापगढ़ के मोहम्मद इम्तियाज और करेली प्रयागराज के ताहिर मदनी का कोई लिंक सामने नहीं आया, जिसके बाद तीनों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। ताहिर को दिल्ली नहीं ले जाया गया और लखनऊ में ही पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली स्पेशल सेल के इनपुट पर यूपी, राजस्थान और दिल्ली से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें यूपी के अलावा राजस्थान से मुंबई, महाराष्ट्र निवासी जान मोहम्मद उर्फ समीर, दिल्ली से ओसामा और अबू बकर को गिरफ्तार किया गया था। इनका मंसूबा यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र के साथ देश के अन्य हिस्सों में सीरियल ब्लास्ट करने का था। इस मौके पर प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था, यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा
निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराया जाएगा। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को 14 नए संक्रमित मिले। इससे जिले में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 116 पहुंच गई है। अब इसकी जद में 14 नए और इलाके आ गए हैं। मेडिकल कॉलेज का कैंपस और स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर भी इसकी जद में आ गया है। 7 मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। मलेरिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को जिले में पाए गए संक्रमितों में 4 ग्रामीण इलाकों के और 10 शहरी इलाकों के हैं। ग्रामीण इलाकों में सौराव और करछना में एक, हांडिया में 2 संक्रमित पाए गए हैं, जबकि शहर में मेडिकल कॉलेज कैंपस में 1, छोटा बघाड़ा में 2, कालिंदीपुरम में 1, गोविंदपुरी कॉलोनी में 1, तेलियरगंज में 1, मनोरी एयरफोर्स में 1, SRN चिकित्सालय परिसर में 1, शिवकुटी में 1 और म्योराबाद में 1 संक्रमित पाया गया है। संक्रमित पाए गए लोगों में 7 को भर्ती किया गया है। इसमें नाजरेथ अस्पताल में 2, SRN चिकित्सालय और बरेली में 1 मरीज भर्ती हैं। 3 मरीजों का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह ने बताया कि बुधवार को धूमनगंज, बैंक रोड, मोहन पार्क, LIC कॉलोनी, भुसौली टोला, खुलदाबाद, म्योराबाद, न्यू कटरा, ओल्ड कटरा आदि इलाकों में एंटी लार्वा और पैराथ्रम स्प्रे का छिड़काव कराया गया। बृहस्पतिवार को आज जिन इलाकों में डेंगू के संक्रमित पाए गए हैं वहां कार्रवाई की जाएगी। कोरोना ने बुधवार को फिर एक नए व्यक्ति को अपना शिकार बनाया है। इससे जिले में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि 2 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इसमें से एक व्यक्ति को स्वरूपणी नेहरू चिकित्सालय से छुट्टी मिली है, जबकि दूसरे का होम आइसोलेशन पूरा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को जिले में कुल 7,515 लोगों की कोरोना जांच की गई। इसमें एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी की छात्रा के कथित खुदकुशी मामले में सख्त रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MN भंडारी तथा न्यायमूर्ति AK ओझा की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को प्रयागराज में 1 दिन रुकने का आदेश देते हुए कहा कि गुरुवार 16 सितंबर सुबह 10 बजे वह तथा SIT के सदस्य पूरी जानकारी के साथ हाजिर हों। बुधवार को प्रकरण की सुनवाई के दौरान DGP मुकुल गोयल भी तलब हुए थे। हाईकोर्ट ने उनसे पूछा कि आपने FIR पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो यहीं पढ़िए। DGP ने FIR पढ़ी और उसके बाद भी संतोषजनक जवाब न दे सके तो कोर्ट ने नाराजगी जताई। खंडपीठ ने कहा कि DGP को केस की पृष्ठभूमि तक पता नहीं। ऐसे में अदालत के पास कल तक के लिए सुनवाई टालने के अलावा अन्य विकल्प नहीं। कोर्ट ने पूछा कि विवेचना कर रही पुलिस पर क्या एक्शन लिया गया। SP मैनपुरी 6 माह पहले सेवानिवृत्त हो गए। उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी क्यों नहीं की जा सकी। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह को याचिका पक्ष रखने के लिए कहा है। खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी की कि SSP का तबादला करने के बजाय बर्खास्त या जबरन सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए था। अदालत ने छात्रा के पंचनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। कहा कि FIR दर्ज हुए लगभग 3 माह बीत चुके हैं और पुलिस आरोपितों का बयान तक नहीं ले सकी। खंडपीठ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने से लगता है कि उसमें छेड़छाड़ की गई है। गले में फांसी के निशान संदेह पैदा कर रहे हैं। राजस्थान के एक केस में पैसे लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का हवाला देते आशंका जताई गई कि इस मामले में भी ऐसा संभव है। कोर्ट ने सवाल किया कि यदि ऐसा किसी पुलिस अधिकारी की बेटी के साथ हुआ होता तो क्या करते। कोर्ट ने DGP से कहा कि कार्रवाई करें, नहीं तो अदालत कड़ा कदम उठाएगी। आइए जानते पूरा मामला क्या है। मैनपुरी की एक किशोरी भोगांव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 11वीं की छात्रा थी। 16 सितंबर 2019 को छात्रा का शव
हॉस्टल के कमरे में फंदे पर झूलता मिला था। स्वजन ने दुष्कर्म और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा के स्वजन ने पुलिस जांच पर भरोसा न होने की बात कहकर सीबीआई जांच की मांग की थी। इसे लेकर उन्होंने भूख हड़ताल भी की। 2 माह बाद आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया गया, जिसमें एसपी मैनपुरी और सीओ एसटीएफ को भी शामिल किया गया। एसआईटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में घटना को खुदकुशी माना है। बहुचर्चित विक्रू कांड में अमर दुबे की नाबालिग पत्नी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बुधवार को मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई की और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए पक्ष मांगा है। इस मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने अमर दुबे की पत्नी की ओर से याचिका दाखिल की और सुनवाई को लेकर बहस की। अब राज्य सरकार का पक्ष आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ अपना फैसला सुनाएगी। कानपुर में चौबेपुर थाने के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 को कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की गैंग ने दबिश देने आई पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था। इस मुठभेड़ में बिल्लौर सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद पुलिस टीम ने विकास दुबे समेत गिरोह के 7 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया था। इसमें विकास दुबे का खास गुर्गा अमर दुबे भी हमीरपुर में मारा गया था। चौबेपुर पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार करके साजिश में शामिल होने तथा फर्जी दस्तावेज से मोबाइल सिम लेने आदि मामलों में मुकदमे दर्ज किए थे। कानपुर देहात की अदालत में प्राथमिक सुनवाई के दौरान नाबालिग करार दिए जाने पर उसे जेल से राजकीय संप्रेक्षण गृह बाराबंकी शिफ्ट कर दिया गया था। इसके साथ उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। बीते दिनों हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। घटना के 3 दिन पहले अमर दुबे की शादी हुई थी और बहू घर आई थी। इसके बाद अमर दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने और पुलिस द्वारा उसकी पत्नी की गिरफ्तारी की गई थी। बिकरू कांड की न्यायिक जांच पूरी होने और अदालत की कार्यवाहियां शुरू होने के बाद राजनीतिक दल के नेताओं ने अमर दुबे की पत्नी के प्रति हमदर्दी जताना शुरू कर दी। इसे लेकर इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी काफी कमेंट ट्रोल हुए और राजनीतिक मुद्दा भी बनाने का प्रयास किया गया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता की पैरवी करने की इच्छा जाहिर की थी। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी केस सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कराने के लिए सहयोग का दावा किया था। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की ओर से नाबालिग आरोपित की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई। नाबालिग आरोपित के स्थानीय अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई शुरू की और आरोपित पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक तन्खा ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को जमानत देने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। सरकार द्वारा अपने पक्ष रखने के बाद ही कोर्ट फैसला सुनाएगी। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।